Hello everyone, this is the first part of the video and today we'll be discussing the CSAT paper of 2023. तो इसके पहले वाले जो वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज कि आप CSAT कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टुडे विल बी टेकिंग कॉम्प्रिहेंशन और हम देखेंगे कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंशन को डील कर सकते हैं बिकॉज देर आर सम थिंग्स कि कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट वेरी मच टेक्निकल भी नहीं आता है। नीदर इट डज सेज कि आपको बहुत अच्छा इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज आपका कमांड होना चाहिए, ग्रामेटिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। इट डज नॉट से दैट आपका कॉम्प्रिहेंशन बस इतना बेसिक मिनिमम होना चाहिए कि आपको वो पैसेज समझ में आए एंड आपका एनालिसिस पार्ट अच्छा होना चाहिए एंड यू कैन प्रैक्टिस इट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। सो सिविल सर्विसेज के एग्जाम वाले जो प्री में पेपर आते हैं, इट इज़ वेरी गुड कि आप उसी से प्रैक्टिस करें मोर एंड मोर, क्योंकि इट गिव्स यू कि एक्चुअल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो टुडे विल बी टेकिंग अप 2023 का पेपर एंड या दिस इज द सेट ए ऑफ द पेपर। सो कुछ पैसेजेस हम लोग देखेंगे कि हाउ वी हैव टू डील द क्वेश्चंस। तो some of the toppers had said कि उन्होंने questions पहले पढ़ लिया था and then they sometimes they used to skip the passage completely, like पढ़ते नहीं थे and बस जैसे कि क्वेश्चंस बस पढ़ के ही जो जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। तो आई हैड आल्सो ट्राइड दैट वे बट ऐसा देखा गया है कि लाइक 2023 4 2024 तो इस एज में ना आपका क्या हुआ है कि थोड़ा सा चेंजेस आए हैं कि यू कैन नॉट कम्प्लीटली प्रिडिक्ट कि क्या बेसिकली होगा आंसर विदाउट रीडिंग द पैसेज। यू कैन नॉट लाइक कंप्लीटली आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत दो तीन ऐसे दो ऑप्शंस आ जाते हैं जहाँ पे आपका जो कंप्लीटली एडवर्स नहीं होता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन आई वुड से टू रीड द पैसेज। उतना बड़ा पैसेज भी नहीं आ रहे हैं, पहले बड़े बड़े पैसेजेस आते थे, अब नाउ इन शॉर्टर पैसेज आर देयर। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको मेन जो डिमांड है पैसेज का आपको वो एड्रेस करना है कि यहाँ पे क्या किस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट इज द पैसेज वन, इट सेज ओके फर्स्ट वी कैन रीड द क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें कि आपको क्या पूछा जा रहा है, आप उस हिसाब से अपना पैसेज उस लाइंस में पढ़ना होता है। सो द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, सो इट इज सेइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल, practical, and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders. So we'll try the both the methods. जहाँ पे हम सिर्फ पैसेज नहीं पढ़ के सिर्फ ऑप्शंस पढ़ के we'll try to figure out the answer, और ऑल्सो विल ऑल्सो डू कि हम पैसेज भी पढ़ लेंगे और फिर विल ट्राई टू फिगर आउट कि क्या उससे दोनों में बेनिफिट जो होता है, विल गो विद दैट। तो इट सेज कि आपका बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। तो इमीडिएट यहाँ पे एक कीवर्ड है, रैशनल प्रैक्टिकल कीवर्ड है, required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि equitable allocation of water होना चाहिए different stakeholders को। What will be the best statement? तो पहला है a national pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made। तो ये तो आपको आपका pragmatic is practical only, national is आपका पूरा सारे stakeholders को address कर रहे हैं, legal है and policy framework for water allocation, it is fine, it can be the answer। We'll move to next. All river systems of the country should be linked and huge aquifers created। तो huge aquifers तो हम create कर सकते हैं, पर क्या all river system को country को link करना practical तो नहीं है। And it's also not rational कि आपके environment में क्या effect पड़ेगा, we don't know about that। तो ये तो नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। Third is water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created। तो इट इज ऑल्सो, ये आपका आई थिंक ये ए का सब पार्ट ही होगा कि वाटर चैनल्स होंगे बनेंगे कि वाटर सरप्लस और वाटर डेफिसिट वाले रीजन को कनेक्ट करने के लिए, ये इसी के में ये आ जाएगा। तो इट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द टॉपिक और ये उसका एक सब पार्ट हो सकता है। तो अगेन दिस ये सही है, पर इसका कंप्लीट आंसर यही होना चाहिए। फिर द फोर्थ वन इज टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। सो हाउ इट विल रिड्यूस, जब आप एक प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे फॉर वाटर एलोकेशन तो ही होगा। तो ना यू कैन सी कि ए आपका जो है वो ए का ही सब पार्ट सी है, ए का ही सब पार्ट डी है, एंड बी इज कम्प्लीटली लाइक इट कैन बी रॉन्ग क्योंकि ऑल रिवर सिस्टम्स नहीं लिंक हो सकते हैं। तो दिस इज हाउ कि ये आपका ये जो एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, इसका चांसेस ज्यादा होता है कि ये सही हो। ओके तो अगर हम तो
तो इस तरीके से लाइक सम ऑफ द क्वेश्चंस को आप बिना पढ़े भी आप यू कैन सॉल्व इन दिस वे, बट वी शुड ऑल्सो रीड, बिकॉज आई एम सेइंग इट समटाइम्स हैपन कि दो, जैसे कि यहाँ पे आपका इतना बड़ा ये एक्सप्लेन किया हुआ था। समटाइम्स अगर ऐसे बस बेस्ट रिफ्लेक्ट हो तो आपको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होगा कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन सा हो सकता है। अगर अगर लेट सपोज कि यहाँ पे सिर्फ वाटर चैनल्स के बारे में लिखा हुआ होता तो हम इससे टिक करके आ जाते हैं एंड वाटर चैनल्स जबकि आंसर होता। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सम ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस कि आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको पैसेज, उसके बाद आप सॉल्व करिए। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन इन सम ऑफ द क्वेश्चंस, बट आई वुड से more best and more secure option is to read the passage. So we often hear about conflicts among different states in India over river water. Of the 20 major river system, 14 are already water stressed. तो water stress के बारे में बात किया जा रहा है और conflict भी water के बारे में किया जा रहा है. 75% of the population lives in water stressed regions, a third of whom live in water scarce areas. Climate change, the demands of rising population, and the need for agriculture to keep pace, an increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. So it is talking about ki water stress. Then, according to the Constitution of India, water is a state subject and not that of the union, except for regulations of interstate rivers. Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst the constituent regions and states. ओके, एलोकेटिंग यानी कि यहाँ पे रिवर वाटर शेयरिंग में बात किया जा रहा है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कार्स एरियाज, वाटर स्ट्रेस रीजन्स को भी, पॉपुलेशन को भी एड्रेस करने की बात की जा रही है। और allocating fair share of water to them requires assessment based on objective criteria such as specifications of the river basin, size or dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc., while ensuring the environmental needs of river and aquifers. So it is एक काफी लाइक बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का बात किए जा रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज, क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ये आपका कंप्लीटली फेयर नहीं जा रहा है इसके साथ। एंड ऑल्सो मिटिगेट वाटर क्राइसिस, यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी उतना ज्यादा बात नहीं की जा रही है। इट इज अबाउट कि आप स्टेट एंड सेंटर की बात की जा रही है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की बात की जा रही है, एंड वाटर क्राइसिस की बात की जा रही है, वाटर स्कार्सिटी एंड ऑल दीज। तो नेशनल pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made. So this is a more comprehensive answer. So this is the answer in both the ways. You can see कि यही answer is fine. तो it is up to you कि आपको कौन सा सही लग रहा है। if you can like, अगर आप प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आप इसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो इट इज गुड। अदरवाइज आई वुड से आपको अगर सेफ खेलना है ताकि आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो, गो विथ इट कि आप इसको पढ़ लीजिए। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, बिकॉज व्हाट आई हैड डन कि मेरा इंग्लिश, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी इसमें। तो व्हाट आई डिड कि मैंने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशंस वाले शुरू में मैंने पढ़ लिया, एंड आई हैड सॉल्व पहले फर्स्ट हाफ में मैं कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेती थी, एंड देन सेकेंड हाफ में आई डिड कि मैं इंग्लिश एंड रीजनिंग, सॉरी, मैथ्स एंड रीजनिंग करती थी। तो मुझे ये रहता था कि मुझे बिल्कुल जल्दी जल्दी ये पढ़ना होता है। एंड मैंने प्रैक्टिस किया था कि घर पे भी मैं जब बनाती थी तो फिर लाइक बहुत फास्ट रीडिंग की आदत डाली थी, ताकि वहाँ पे मुझे उतना लाइक, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी रहता है तो आपको वो आप गलती नहीं करें। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेल कि आप बहुत फास्ट थोड़ा रीडिंग कर लें, एंड देन गो ऑन टू द ऑप्शंस। एंड इट डिड नॉट वर्क विथ मी कि मैं सिर्फ ऑप्शंस पढ़ के आंसर निकाल लूँ। एंड सो मैंने स्ट्रैटेजी चेंज किया, एंड आई स्टार्टेड टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन वेरी फास्ट। तो ज़्यादा थोड़ा जल्दी पढ़ने से ये होता है कि आपका टाइम बचता है, एंड आपका एटलीस्ट लाइक अगर 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड आप यू आर गोइंग विथ मोर देन 20 प्लस, आपका अगर सही हो जा रहा है देन इट इज़ फाइन। सो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करती थी इसमें, क्योंकि पूरे पेपर में इनफैक्ट कि मैं ऑप्शंस में सॉरी, मैं सारे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस कर लेती थी। देन आई यूज्ड टू गो टू रीजनिंग एंड मैथ्स, एंड टोटल अराउंड 60 क्वेश्चंस और लेस देन दैट आई वुड लाइक अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे जो आता था मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती थी मैथ्स एंड रीजनिंग में। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, एंड यू डोंट नीड टू गो लाइक आप अगर आपको कोई भी सेक्शन अगर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो डोंट वरी, यू हैव टू जस्ट फोकस कि आप
आप मिनिमम क्वालिफाई कर जाएं। आपको इसमें 200 में 200 लेकर के भी आने से कुछ होने नहीं वाला है इसमें। जस्ट टू क्वालिफाई, सो जस्ट फोकस ऑन क्वालिफाइंग द पेपर एंड नॉट फॉल्टिंग कि आपका ये नहीं छूट जाए एटलीस्ट। तो जस्ट आप इतना स्ट्रैटेजी बनाइए, अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है तो आप बस इतना स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि आपको बस मिनिमम क्वालिफाई कर जाए एंड आप नेगेटिव साइड में नहीं जाए। सो आई हैड ऑल्सो डन कि मुझे ज़्यादा उतना फोकस नहीं करना, क्योंकि वी हैव जीएस पेपर्स ऑलरेडी सो मच, एंड देन फिर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो आप इस पे इतना स्ट्रेस लेकर के वी कैन नॉट। सो आप बिल्कुल कूल माइंड से जाइए एंड जस्ट अटेम्प्ट दिस पेपर कि आपको जो भी स्ट्रेंथ वाला जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनको सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ती ज़रूर थी, मैं देखती थी कि कौन से, क्योंकि समटाइम इट हैपेंस कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बीच में कोई इजी क्वेश्चन है, तो आई यूज्ड टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, जिसमें मेरा थोड़ा लगता था कि आई कुड सॉल्व दिस, आई यूज्ड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड दैट गोज फाइन। आप कुछ बेसिक मिनिमम टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए मैथ्स में, रीजनिंग में, एंड कॉम्प्रहेंशन वी आर डूइंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग का मैं आई ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ हाउ टू सॉल्व द पेपर्स विदाउट लाइक, आप मिनिमम यूज ऑफ फॉर्मूलाज से आप कैसे अपना जो आपका क्लैरिटी, अगर टॉपिक की क्लैरिटी है तो यू कैन लाइक solve the questions without using formula. Okay, so now moving to passage number 2. More than half of the Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. ओके, यहाँ पे एनीमिया की बात हो रहा है। यहाँ पे बस बोला गया है कि स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑफ व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, यानी कि आपका इसका एक तरह से समरी आपको बताना है या फिर एक लाइक द मैसेज बिहाइंड द पैसेज। So it says कि more than half of the Indian women and almost a quarter of men of working age suffer from anemia. According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result thereof. तो यानी कि productivity loss हो रहा है यहाँ पे। India also has the largest tuberculosis burden in the world. Burden in the world, costing 170 million work days to the country annually. यानी कि आपको tuberculosis के बारे में बात की जा रही है, एनीमिया की भी बात की जा रही है। But what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. Okay. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge. And it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. तो यानी कि बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पे हमारा इंडिया जो है एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स पे डिपेंड करने वाला है। तो सच डिजीजेस might affect the productivity and the potential in the future. So what the statement best reflects, education system must be strengthened in rural areas. इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की जा रही है। Large scale and effective implementation of skill development program is the need of the hour. तो ऐसे बात नहीं की जा रही है। For economic development, health and nutrition of only skilled workers need special attention. देखिए यहाँ पे आपका एक एडवर्स टर्म आ चुका है। आई मीन इट्स नॉट एडवर्स, इट्स लाइक काफी एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। ओनली, वाई ओनली स्किल्ड वर्कर्स, वाई नॉट अनस्किल्ड वर्कर्स या सेमी स्किल्ड वर्कर्स, और स्पेशल अटेंशन सिर्फ इनको। तो इस एक्सट्रीम वर्ड्स को वी शुड अवॉइड। तो ये भी नहीं होगा। तो फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविज्ड बाय अस, attention should be paid to health and nutrition of the people. See, this is more mild than this one. ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको काफी ज्यादा ये सब बीमारियां हो रही है, तो वी कैन लूज द प्रोडक्टिविटी एंड हमारा जो पोटेंशियल होगा फ्यूचर वो भी लॉस में जाएगा। तो दैट इज वाई इट इज सेइंग अगर हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जो कि इंडिया इज वर्किंग अपॉन इट, तो वी नीड टू पे अटेंशन टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। तो इट इज, आप इसको पढ़ के यू कैन बी वेरी क्लियर। अगर आप नहीं पढ़े होते तो एजुकेशन, ये तीनों स्टेटमेंट आप सी तो हटा देते, पर ये दोनों तो इट वाज लाइक इट मे बी करेक्ट। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं इसे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, इन तीनों में से कौन सा सही होगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर। आप जिसमें आपको अगर अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन बस सिंपल एनालिसिस से क्लियर हो सकता है, तो व्हाई नॉट टू पे गुड अटेंशन टू इट। आप इसको पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, तो फिर आपका ये आराम से हो सकता है। फिर then passage number 3, in India majority of farmers are marginal and small, less educated and possess low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraints. Okay, यहाँ पे भी पूछा गया है कि best reflects the most logical and rational message conveyed by the author. Okay, again यहाँ पे आपको
जो मैसेज है इसके पीछे वो आपको बताना है. Okay, so it says in India, a majority of farmers are marginal and small. यहाँ marginal small farmers का बात किया जा रहा है, less educated and possess low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraints. So one cannot expect autonomous adaptation to climate change. Okay, even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change. ठीक है. To deal with this, adaptation to climate change is paramount, alongside a fast mitigation response. Another solution is to have a planned or policy driven adaptation, which would require the government to come up with the policy recommendations. Perception is necessary prerequisite for adaptation. Okay. Then, whether farmers are adapting agricultural practices to climate change depends on whether they perceive it or not. Okay, however, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with climate change. यानी कि यहाँ पे सारे problems बताए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि perception is also very necessary. तो यहाँ पे क्या सबसे best message क्या होगा? Adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibilities of the government. No, it is not said. यहाँ बोले जा रहा है it is farmer perceives the risk and associated with climate change. ये इनका भी perspective बताया जा रहा है, तो it is not the answer. Climate change causes a change in government policies regarding land use pattern in the country. कुछ भी बोला जा रहा है, this is not the answer. Then risk perceptions of farmers are important for motivating them for taking adaptations. Yeah, this can be done. And D says since mitigation is not possible. Okay, यहाँ पे mitigation not possible ही दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा statement जहाँ पे negative अगर कंटेक्स्ट बताया जा रहा है तो इट माइट बी रॉन्ग. ठीक है, आपका ज्यादा चांसेस होता है कि वो गलत होते हैं. तो गवर्नमेंट शुड कम अप विद द पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज. मिटिगेशन ऐसा कैसे कि मिटिगेशन हो ही नहीं सकता है, तो गलत है बिल्कुल भी. सो सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. बहुत सिंपल पैसेजेस आता है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, इट इज वेरी इजी. और आप अगर पढ़ लें इसे ठीक से, बस बस ये होता है ना कि जैसे अगर आप एग्जाम हॉल में नहीं गए पहले यूपीएससी के, इफ यू नॉट अटेम्प्टेड एनी पेपर, तो बस ये होता है कि आप जैसे कि अगर आप फर्स्ट आपने सोचा है कि आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करेंगे, तो इट हैपेंस कि कई बार थोड़ा प्रेशर में आप जल्दी पढ़ते हैं, तो वी टेंड टू मिस आउट कि हमने क्या पढ़ा था. लाइक इट हैड हैपेंड समटाइम्स विद मी ऑल्सो कि मैं शुरू से यहाँ पे पढ़ना शुरू की हूँ एंड यहाँ पहुँचते पहुँचते आई फॉरगॉट कि मैंने क्या पढ़ा था. तो इट हैपन समटाइम्स, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, बट इट इज लाइक इट हैपन्स समटाइम्स, इट जस्ट हैपन्स फॉर नो रीजन, इट हैपन्स. तो इट इज़ फाइन कि आप उसमें पैनिक नहीं करिए. इट हैपन्स विद एवरीवन कि मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया है एंड आई एम रीडिंग आई एम जस्ट रीडिंग, कि वो रीडिंग वो जा चुका है कि लाइक सबकॉन्शियस माइंड में रीडिंग जा चुका है. मैं कॉन्शियसली आई एम नॉट रीडिंग, आई एम मेरा बस मुंह चल रहा है एंड आई एम नॉट लाइक focusing on what happened, the focus gets lost. So it happens, so no need to panic in that situation. What I did कि I was like कि कोई बात नहीं, ठीक है, लाइक 1-2 मिनट का लॉस हो गया है, बट स्टिल अगेन स्टार्ट रीडिंग कि आपने क्या पढ़ा था. बिल्कुल आप फोकस बार बार अटेंशन को आप वापस लेकर के आइए एंड लाइक फोकस मेनली ऑन कि आप सी कि व्हाट इज बीइंग सेड हियर. Okay, next is we'll do these questions of maths and reasoning. अभी बस कॉम्प्रिहेंशन पे देखते हैं. द एमिशन पुट इनटू, ओके, अगेन यहाँ बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द crucial message conveyed by the passage, conveyed by the author, which is the emission humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onward. Okay, so technological change meanwhile could make a future transition away from fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming. Okay, businesses that do not hedge against the threat of uncertain uh, outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में है. तो इट सेज बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर. ऐसा तो नहीं बोला गया है. देखिए, जो बोला गया है ना उस पे आप ध्यान दीजिए कि बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है. नेक्स्ट says the only solution to technological, only यहाँ पे अगेन एक्सट्रीम वर्ड है, only solution to technological development related to the issue of climate change. सिर्फ solution technological development कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है.
C says waiting to deal with carbon emission until technology improves is not a wise strategy. Okay, it can be. Kaise, I'll tell you. Wait. Since future technological change is uncertain, new industries should be based on renewable energy sources. ऐसा नहीं बोला जा रहा है. यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि technological change meanwhile could make the future transition away from fossil fuel cheap, or it might not. Okay, leaving the world with a terrible choice may sharply reducing emissions at huge cost, suffering through the effects of unabated warming. यानी कि बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कि like waiting to deal with carbon emissions until technology improves is not a wise strategy. We need to do something उससे ज़्यादा, ताकि हम लोग जो emissions का जो adverse effects है उससे बच सके. That is what it is saying in the passage also. So अगर आप थोड़ा attention से if you read it, you'll find the solution. It is simple. The simple passages. Okay, environmental problems cause health problems. यहाँ पे environmental problems का है. यहाँ पे best जो implies है, best implies the most rational assumption that can be made from the passage. Again, it is talking about ये जो message है, इस पूरे paragraph के पीछे जो message है, it is asking about that. So it says environmental problems cause health problems. Substantial changes in lifestyle can reduce environmental and health problems, but this idea appears most impossible to adopt, almost impossible to adopt. With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect. Okay, अगर जैसे environmental problems है, individual efforts can be perceived as having negligible effect and therefore lead to inertia. कि जैसे कि बहुत सारे अगर लोग होते हैं कि दे से कि एक के करने से क्या होता है, लाइक एवरीबडी इज थ्रोइंग द लाइक प्लास्टिक अगर आप कहीं पे फेंक रहे हैं, तो अगर आप उसे अगर उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर आप किसी को कहते हैं कि डस्टबिन में फेंकने के लिए, तो पीपल जनरली से कि एक के करने से क्या होता है, तो दिस इज कि विथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया कि इफ एवरीबडी इज नॉट डूइंग व्हाई शुड आई डू. This is what it is saying. With health, on the other hand, individual choices can make the difference between life and death. लेकिन आप health पे आपका individual choices can make a difference of life and death. If you choose to exercise daily, if you do not choose to exercise daily, so it can make the differences of life and death literally. And yet, barring a few, there seems to be the same collective lethargy towards making their choices. So also there is seen a collective lethargy की अपने choices को make करने में people show a collective lethargy. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हम करें तो इट कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट यहाँ पे आपको अडॉप्ट करना इसलिए इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि देयर इज अ कलेक्टिव लेथार्जी. तो व्हाट इट सेज द बेस्ट implies the most rational assumption. What are you assuming from this passage? What is the message behind this passage? It says we are likely to spend more money on cure than in prevention. ये आपका कैसे हो रहा है यहाँ, क्योंकि बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ये बात बोला गया है कि सब्सटेंस अगर हम कुछ चेंज करते हैं लाइफस्टाइल में तो हमारा इन्वायरमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम दोनों ही ठीक हो सकते हैं. बट दिस आइडिया अपीयर्स इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट. क्यों? क्योंकि कलेक्टिव लेथार्जी होता है लोगों का. पीपल कैन गो टू द डॉक्टर, पीपल कैन लाइक दवाइयों पे खर्चा कर सकते हैं, बट दे डू नॉट लाइक फिजिकल एक्सरसाइज या फिर जिम या फिर एनी सिंपल योगा वगैरह. वी डोंट टेंड टू डू दैट. तो इट इज सेड कि वी आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन. काफी थॉटफुल ये वाला पैसेज था. इट इज हाउ इट इज टीचिंग. यूपीएससी बता रहा है कि आपको कि हाउ हाउ दिस वर्ल्ड, आप जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, तो ये इसी का नतीजा होगा कि वी आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन. ओके, बट आगे पढ़ते हैं. इट इज अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम. ऐसा कुछ नहीं है. हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंड. ऐसा बिल्कुल नहीं है. लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कुछ भी नहीं है. एनीथिंग, इट इज जस्ट सेइंग एनीथिंग. So this is the most appropriate, and the paragraphs have become easier. Okay, so many people are not eating the right food. Okay, यहाँ पे राइट फूड के बारे में बात किया जा रहा है. एंड यहाँ पे भी आपका बेस्ट स्टेटमेंट आपका बोला गया कि यानी कि मैसेज बिहाइंड द पैसेज. ओके, तो मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड. फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दैट दे enjoy but which is not too healthy. Okay, this is leading to an increase in non-communicable diseases. Okay, this in turn leads to major burden on our healthcare system that have the potential to derail the economic progress which is essential for the poor to improve their lives. Okay. For others, it is about limited access to nutritious food or lack of affordability, leading to monotonous diets that do not provide a daily nutrition for them to develop fully. Okay. Part
Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food systems are not properly responding to nutritional needs. Somewhere along that long road from farm to fork, there is a serious detours taking place. Okay, यानी कि ये बताया जा रहा है कि वी नीड टू हम हमें न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, पर हमारे न्यूट्रिशियस फूड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इज कि द यहाँ बोला गया बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द पैसेज। तो द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ वर्ल्ड वाइड, नॉट प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके का चीज, मतलब लाइक अभी प्रेजेंटली तो नॉट पॉसिबल। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बिल्कुल ऐसा ऐसा बात नहीं बोला जा रहा है पैसेज में भी। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ अ पॉलिसी डिबेट। तो हो सकता है अगर फूड बेस्ड न्यूट्रिशन को अगर पॉलिसी डिबेट में बस पहले तो फर्स्ट इट इज अ मॉडरेट स्टेटमेंट। ऑल्सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह इफ वी फोकस ऑन इट, लाइक कि यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट इज वाई इट इज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सब कुछ हो रहा है, तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो इफ यू प्लेस द फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ पॉलिसी डिबेट, इट मे कि आपका चेंज आए एंड people may get nutritious food. So it may be the answer. C says nutritional status of food should be improved by creating appropriate genetically modified crops के बारे में नहीं की जा रही है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, ऐसा तो मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग का तो बात ही नहीं किया जा रहा है। वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पे आपका ये नहीं बताया गया कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, आपका क्या सोल्यूशन, ये नहीं पूछा गया। अगर वो पूछा गया होता कि व्हाट इज योर असम्पशन, असम्पशन नॉट बेसिकली लाइक फ्यूचर सोल्यूशंस अगर पूछा गया होता तो इट में कि ये दोनों में से आप कुछ कर सकते थे। पर यहाँ इस पैसेज का पूछा गया कि आपका पैसेज का मैसेज क्या है। तो पैसेज का मैसेज यही है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशंस होता कि आप कैसे कर पाते कि आप ये तीनों जो है, ये तीनों अगर सॉल्यूशंस होते कि आपका ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन ये होता। पर यहाँ पे पैसेज का मीनिंग अगर पूछा, पैसेज का मैसेज है, तो इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैसेज ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस कि आपको पूछा क्या जा रहा है। We'll do these passages in the next video. Till then, thank you.